हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। पिछले दो क्लासों में हमने करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों को डिस्कस किया है। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जिसके अंदर मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स पिछले एक वर्ष का करा रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी 2022 के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं आज। तो अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो है, एक तो नॉर्मल यील्ड कर्व और एक है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। यील्ड कर्व के बारे में हम पिछली पिछली क्लास में देख चुके हैं। जब भी कभी किसी बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो बढ़ती है तो यील्ड कर्व कम होता है। जो कि नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होता है, जैसे जैसे समय समय बढ़ता जाता है इसकी जो बॉन्ड यील्ड जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है, जो नॉर्मल समय में क्या होता है, जितना ज़्यादा समय होगा बॉन्ड यील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में बॉन्ड यील्ड भी अधिक होगा। लेकिन हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। इसका मतलब क्या होगा कि समय तो बढ़ेगा लेकिन जितना समय कम होगा बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में बॉन्ड यील्ड का ज़्यादा होना ही कहलाता है इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। नॉर्मल बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म समय भी ज़्यादा, बॉन्ड यील्ड भी ज़्यादा। लेकिन इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड में शॉर्ट ड्यूरेशन में जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर होता है ये। परंपरागत रूप से मतलब नॉर्मल बॉन्ड यील्ड जो है, लंबी अवधि के बॉन्ड में जोखिम ज़्यादा होता है, इस कारण से बॉन्ड की यील्ड भी ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कोई आर्थिक संकट आ जाता है अचानक से शॉर्ट टर्म का, जैसे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो जो छोटी अवधि अवधि की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। ये अपवादित स्थिति में ही होता है, ध्यान रखना। अपवादित स्थिति का मतलब जब कोई अचानक से कोई बड़ी आपत्ति या बड़ी कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो ही इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड होता है। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। तार्किक रूप से यदि छोटी अवधि के बॉन्ड यील्ड लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड से अधिक है तो यह इंगित करता है कि आने वाले कुछ महीनों में आर्थिक मंदी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपने दो टॉपिक अच्छे से देख लिए हैं, नॉर्मल यील्ड कर्व और इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। कर्व भी है इसमें, ठीक है। ये दो छोटे टॉपिक थे और इनके बारे में देख लिया आपने। नॉर्मल के समय में नॉर्मल रहता है, लेकिन ये उल्टा क्यों होता है। जो एमसीक्यू बनाया जा सकता है वो इसी कारण बनाया, इसी के संदर्भ में बनाया जा सकता है कि ये जो इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड होती है वो उल्टी क्यों हो जाती है। वो उसके जो रीजन है वो आप देख सकते हैं कि अपवादित स्थिति में होता है आर्थिक संकट के समय। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये शॉर्ट टर्म में ही होता है। ऑप्शन में हो सकता है लॉन्ग टर्म का आ जाए, लेकिन नहीं, शॉर्ट टर्म में हो जाता है। दो टॉपिक आपने अच्छे से देख लिए हैं, नॉर्मल यील्ड कर्व और इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसके अंदर अगले जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक है, जी सेप, ऑपरेशन ट्विस्ट, एल टी आर ओ लॉन्ग टर्म रेपो रेट, टी एल टी आर ओ, एस एल टी आर ओ और ऑन टैप टी एल टी आर ओ। ये एक्चुअली सारे टॉपिक कनेक्टेड है एक दूसरे से और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इनको एक साथ पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम जो जी सेप है उसके बारे में। एक आपको अलग से साइड में कहीं लिख लेना है, ई कुबेर। ई कुबेर ई कुबेर क्या है, आरबीआई की एक वेबसाइट है जिसपे ना जो बैंक वगैरह होते हैं वो सारे लेन देन करते हैं, वित्तीय लेन देन करते हैं, बैंकों के लिए होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो इसको ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो ऑपरेट करता है वो आरबीआई ऑपरेट करता है। किसके माध्यम से ऑपरेट करता है? एसएलआर और ओपन ओएमओ के रूप में मार्केट इनको ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आपके आते हैं टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, बेंचमार्क जिसमें भी अधिकतम 10 साल की यील्ड वाले। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एसडीएल कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एसडीएल कहा जाता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये राज्य सरकारों की सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है। टी बिल, ट्रेजरी बिल, बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट की एसडीएल, ये आते हैं आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। इनको ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई। हो सकता है आपके साथ ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें आ जाए, सरकार ऑपरेट करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है, या कोई और दूसरा ऑप्शन में आ जाए, लेकिन ध्यान रखना आरबीआई ऑपरेट करता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक के लेन देन के लिए आरबीआई ने पिछले वर्ष ही एक रिटेल डायरेक्ट नाम का प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जिसके अंदर गिल्ट अकाउंट खोला जाता है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती है वो यहाँ पर विक्रय की जाती है, जो कि एक सामान्य नागरिक भी अब खरीद सकता है। पहले ई कुबेर पे होता था ये सब, ई कुबेर पे सिर्फ बैंकों के लिए उपलब्ध थी, अब रिटेल डायरेक्ट के माध्यम से जो सामान्य नागरिक है इंडिया उनके लिए भी अब उपलब्ध होती है। ये ध्यान रखना कि ये पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है रिटेल डायरेक्ट के ऊपर, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर के नज़रों से। आइए देखते हैं हम कुछ बातें। विगत एक दशक में एसएलआर के संदर्भ में लगातार सीमित हो रहा है, जिसके चलते बैंकों की तरलता बढ़ रही है। वर्तमान में एसएलआर के आधार पर आरबीआई के द्वारा तरलता संचालित करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। एसएलआर का मुख्य उद्देश्य केवल सोल्वेंसी बनाए रखना है। तो आरबीआई के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, रेपो मार्केट और रिवर्स रेपो ऑपरेशन। रेपो और रिवर्स रेपो के द्वारा केवल छोटी अवधि की तरलता प्रबंधित की जा सकती है। ये हम ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम अभी स्पीड से चलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग लगातार बढ़ रही है। मैंने आपको कुछ बताए भी थे कुल आंकड़े पिछली क्लास में, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो बोरोइंग है वो बढ़ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा बढ़ रहा है, इसके कारण सरकार फिजिकल स्लिपेज बढ़ने वाला है। ये टर्म आप नोट कर लेना, फिजिकल स्लिपेज का संबंध जो है सरकार की बोरोइंग से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऋण से है। यदि सरकार राजकोषीय घाटा नियंत्रित नहीं कर पा रही है तो इसका अर्थ है कि भविष्य में फिस्कल स्लिपेज बढ़ेगा। फिस्कल स्लिपेज में अगर बढ़ रहा है तो जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ेगी, कर्ज ज़्यादा लेने से। जो अब बैकग्राउंड क्लियर होने के बाद हमारा जो टॉपिक है जी से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम? सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। चलिए ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है आज का। मतलब वो टॉपिक तो हो गए हैं, इन 5-6 टॉपिक अभी हमने उठाए, उसके अंदर ये पहला टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। जी सेप के अंतर्गत आरबीआई एक खुले बाजार में एक निश्चित दिन, ध्यान रखना, एक निश्चित राशि को बैंकों के माध्यम से जी सेप खरीद कर सुनिश्चित करता है। हमने बेसिक किताबों में ओएमओ के बारे में पढ़ा है, और ये जी सेप एकदम सेम टू सेम उसके जैसा ही है। ओएमओ और जी सेप में सिर्फ एक या दो बातों का अंतर है, वो आप ध्यान से सुनना एकदम से। ओएमओ में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं या बेचते हैं। जी सेप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर भी सेम होता है,
अब मेरी बात नोट कर लेना दोस्तों, जी सेप और ओएमओ में एक ही अंतर है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके अंदर आरबीआई दिन, दिनांक व समय निश्चित नहीं करता है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्विटी प्रोग्राम के अंदर आरबीआई खुले बाजार में करता है। ठीक है, सेम है ऑपरेशन। एक निश्चित दिन, डेट निश्चित होगी, निश्चित राशि होगी कि उस दिन की, मान लो कि 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ का खरीद बिक्री की जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो वो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत की जाएगी? जी सेप के अंतर्गत। ये बहुत ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें जो अंतर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनमें सिर्फ एक ही अंतर है। इसको जी सेप को सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं समझना। एक अंतर है कि जी सेप के अंदर आरबीआई जो है वो पहले से निश्चित कर देगा कि एक राशि और दिन दोनों निश्चित कर देगा कि इस राशि को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी मार्केट में जाएगी, तो विदेशी लोग जो होंगे वो सोचेंगे कि भारत में जो है स्थिरता बढ़ रही है, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि अस्थिरता कम हो रही है। उससे क्या होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। इन दोनों के बारे में फर्स्ट जो लेक्चर है वो एक आधे घंटे का इन्हीं दोनों के ऊपर है, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के ऊपर, कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध क्यों होता है। ठीक है, जी सेप ओपन मार्केट ऑपरेशन से बेहतर है क्योंकि जी सेप में दिन व राशि पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाता है, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में नहीं। मैंने अभी बताया है आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। हमने आज थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं। नॉर्मल यील्ड कर्व देखा है अभी आपने, नॉर्मल यील्ड कर्व देखा है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखा है आपने, और जी सेप देखी। ये तीन टॉपिक अभी आपने पढ़े हैं। साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। तीन टॉपिक क्लियर हो गए। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि एक आर्टिफिशियल मनी, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी एक्चुअली उस मनी को कहा जाता है जिसमें ना आरबीआई जो है बैंकों को दरकिनार करके सीधे जनता के माध्यम से तरलता बढ़ाता है। और इसका जो विपरीत शब्द है वो है हेलीकॉप्टर होवर, वो जो डायरेक्ट पैसा सोख लेता है। ये साइड में लिख लेना कहीं पे, हेलीकॉप्टर मनी और हेलीकॉप्टर होवर। क्लियर होगा टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ट्विस्ट। इसके अंदर दो ही बातें आप याद रखना, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें जो आपको याद रखना है, इंग्लिश में उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग। एक ही साथ में खरीदना और बेचना, एक ही साथ में। क्या खरीदना और क्या बेचना? लॉन्ग टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ऑपरेशन ट्विस्ट दोस्तों ध्यान रखना, ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना, बाय करना, और शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों को सेल करना। बस इसमें इतना ही याद रखना है। इसका जो फर्क होगा वो अभी हम देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत लंबी अवधि वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे जाएंगे, जो बताया ऊपर आपको, लॉन्ग टर्म वाले खरीदे जाएंगे। परिणाम स्वरूप बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। एवं छोटी अवधि वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचे जाएंगे, परिणाम स्वरूप बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। छोटी अवधि की बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। छोटी अवधि में कम हो जाएगी और लंबी अवधि में बढ़ेगी। अभी तो सरकार छोटी अवधि के बारे में सोच रही है ना, क्योंकि लंबी अवधि की बॉन्ड यील्ड घटेगी, इसलिए भारत सरकार का पूंजीगत व्यय में धनराशि एकत्रित करना आसान हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में ब्याज कम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं आज? नॉर्मल यील्ड कर्व, इनवर्स यील्ड कर्व, जी सेप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, और ये अभी लास्ट में हमने देख लिया है ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, हमने इतने सारे टॉपिक देख लिए हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम।
ये सभी आपस में अंतर संबंधित टॉपिक है और सारे एक ही संदर्भ में देखे जाते हैं और सबका काम लगभग एक ही है। इन सब में एक एक डिफरेंस है, हम आसानी से समझ जाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ एक बार आपको। लॉन्ग टर्म रेपो रेट, TLTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, SLTRO स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो रेट और ऑन टैप TLTRO वो पीछे वाली फुल फॉर्म। इन चारों का उद्देश्य क्या है? तरलता को बढ़ावा दिया जाना। हम थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में बात करते हैं। रेपो रेट का जो प्रॉब्लम हो रही थी सरकार के साथ में, रेपो रेट का बड़ा फायदा केवल बैंक और प्राइमरी डीलर्स को ही मिल रहा था। प्राइमरी डीलर्स वे वित्तीय संस्थान जो RBI द्वारा अधिकृत है। रेपो रेट का फायदा किसको मिल रहा था? मेनली बैंक और प्राइमरी डीलर्स को। इंडिया की जो NBFC थी, म्यूचुअल फंड थे, इंश्योरेंस कंपनी थी, वित्तीय संस्थान थे, उनको रेपो का फायदा नहीं मिल रहा था। और रेपो रेट जो है मेनली शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में काम करता है। इसलिए सरकार के द्वारा LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया गया। रेपो ऑपरेशन 1 साल के से कम के लिए होता है, लेकिन जो ये वाला होगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वो 1 से 3 साल तक के लिए होगा। सेम है सब कुछ, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना वो सब सेम है ऑपरेशन रेपो रेट जैसे ही। क्योंकि भारत में बैंकों के पास विगत कुछ वर्षों में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भंडारण बढ़ रहा है, इसलिए वह RBI में इसकी मौद्रीकरण की मांग कर रहा है। इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होगा? बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और यील्ड कम हो जाएगा। ये आप पिछले 1 नंबर की क्लास या फर्स्ट क्लास में जाके आराम से देख लेना कि बॉन्ड की प्राइस और यील्ड में विपरीत संबंध होता है। LTRO का अंतिम फायदा यह हो सकता है कि भारत सरकार के 10 साल के बॉन्ड यील्ड कम हो जाएंगे। अगला टॉपिक, LTRO हमने देख लिया है। LTRO आगे है TLTRO। क्या हो रहा था कि जो LTRO था वो कि संपूर्ण रूप से बैंकों को प्राइमरी डीलर्स को फायदा पहुंचा रहा था। इसके बाद RBI एक टारगेटेड लाया जो कि टारगेट किसको करेगा? NBFC को। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NBFC को डायरेक्ट जो है वो इसका फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो बैंकों के माध्यम से ही पहुंचाएगा। बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियां RBI के पास जमा कराएंगे और RBI से पैसा लेंगे बैंक, कॉमर्शियल बैंक। लेकिन इसमें RBI क्या शर्त रखेगा कि इस बैंक को केवल NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड या सिडबी को ही दिया जाएगा। अगर 10,000 करोड़ रुपए अगर बैंक को मिले हैं तो बैंक केवल इन्हीं के ऊपर उनको खर्चा करेगा। बैंक कैसे खर्चा करेगा? बैंक इनको पैसा देगा और बैंक NBFC के बॉन्ड या डिबेंचर को खरीद लेगा। ठीक है, TLTRO क्लियर है दोस्तों? TLTRO में टारगेटेड कौन है? NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, सिडबी etc। अगला, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो रेट। जो TLTRO था उससे कुछ चीजें हैं ना वो अभी भी अछूती रह गई थी, अभी भी पूरा मार्केट कवर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद RBI स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया। इसके द्वारा भी इसके द्वारा RBI स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को डायरेक्ट टारगेट करेगा। इसके द्वारा MSME, स्मॉल बिजनेसेस जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, केवल उन्हीं को ऋण ऋण ये जो है रेपो रेट का फायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी माफ करना 1 सेकंड। SLTR लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो MSME के लिए है, स्मॉल बिजनेस के लिए,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के लिए। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो टारगेटेड LTRO है वो NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स होती है ना उनके लिए है। जो SLTRO है वो MSME सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस, असंगठित क्षेत्र के लिए है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था कि वो सब निश्चित तिथि को किया जा रहा था, एक दिन आएगा इस महीने में साल में 2 बार, 2 महीने में 1 बार, या साल में 6 बार होगा। लेकिन आज भी अभी लेटेस्ट में ही इसको ऑन टेप लेके आ गया। ऑन टेप मतलब कभी भी 365 डे TLTR। इसका जो मेन टारगेट है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र है और रिटेल क्षेत्र है। ऑन टेप TLTR में बस इतना ही है। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं आज, ध्यान रखना दोस्तों, स्पीड हमारी बहुत तेज़ होने वाली है। पिछली 2 क्लासों में हमने बहुत कम टॉपिक कवर किए थे, लेकिन आज बहुत सारे कर लिए हैं। सबसे पहले था नॉर्मल यील्ड कर्व, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, माफ करना, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। फिर हमने जी शेप के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो LTRO के बारे में पढ़ा हमने। हाँ, हमने जी जी शेप के बारे में पढ़ लिया हमने। ऑपरेशन ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ा हमने। LTRO पढ़ा हमने। TLTRO पढ़ा हमने। स्पेशल लॉन्ग टर्म वो पढ़ा हमने। SLTRO पढ़ा हमने। और अभी लास्ट में हमें जो पढ़ा वो था ऑन टेप LTRO। इतने सारे टॉपिक कवर हो गए दोस्तों। इनके एक पेज के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना लेना दोस्तों, छोटी छोटी बातें लिख के। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है बैंकिंग टॉपिक शुरू होगा। फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वो टॉपिक था मुद्रीकृत, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब हम बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे लिबोर, लिबोर सेशन, PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, रिवाइज्ड PCA और NARCL या IDRCL। लिबोर, लिबोर के बारे में इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसकी एक तो फुल फॉर्म लंदन इंटरबैंक ऑफर प्राइस। जो इसका जो मेन काम जो है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इंटरबैंक है ये। लेकिन ये इंटरबैंक किसी एक देश के अंदर काम नहीं करता है। ये लिबोर एक रेट है, ये एक देश के अंदर काम नहीं करती, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है ये। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बैंक पैसों का लेन देन करते हैं तो वो लिबोर की रेट पर करते हैं। लेकिन लिबोर एक काल्पनिक रूप से बढ़ रही थी लगातार, तो लिबोर को हाल ही में बंद कर दिए जाने वाला है, मतलब दिसंबर 2022 तक इसको बंद कर देंगे लिबोर। तो लिबोर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लिबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेंज, वह ब्याज दर जिस पे दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक एजेंसी वित्तीय समझौता करते हैं। हाँ, जो लिबोर को जो डाटा देता है उस कंपनी या उस एक्सचेंज का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो कि डाटा मिलता है, लिबोर का डाटा देती है और लिबोर तय होती है। एक शॉर्ट टर्म ऑफर रेंज है, 1 दिन से 1 वर्ष तक के लिए। लिबोर के अंतर्गत करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाता है, लिबोर के द्वारा, जैसे कि SBI है, HSBC इंडिया के बाहर का कोई बैंक, दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, वो लिबोर की दर पर होता है। लेकिन होता कैसे है? ये एक थर्ड पार्टी, यह एक थर्ड पार्टी जो होती है उसका मैंने रुपये का चिन्ह लगाया है, लेकिन उसकी जो भी मुद्रा होगी ना उसको ये लोग काम में ले लेंगे इस रेट पर। किस रेट पर? लिबोर की रेट पर। लिबोर की फुल फॉर्म लंदन इंटरबैंक ऑपरेशन रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है,
और ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट याद रखना, थर्ड तीसरे किसी देश की मुद्रा में होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों ही पार्टी पैसे का आदान प्रदान एक तीसरी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एक तीसरी करेंसी में निर्धारित करती है। आगे चलते हैं। जो लिबोर होता है उसके अंदर 5 करेंसीज आती है। कौन कौन सी आती है इसमें? यूरो, स्विस फ्रैंक, पौंड, येन और डॉलर। फिर से बोलिए मेरे एक साथ। यूरो, स्विस फ्रैंक, पाउंड, येन, डॉलर। पांचों पूछी जा सकती है। जब यूपीएससी G20 के देशों को पूछ सकता है कि 20 देशों को याद करो, ऐसा चाहता है यूपीएससी, तो 5 भी पूछ ही सकता है। लिबोर बंद होने जा रहा है। अगर लिबोर बंद हो रहा है तो विकल्प क्या है? विकल्प है SFOR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रूट। ये एक अमेरिका की पद्धति है जो कि सेम लिबोर की जैसी ही है, लेकिन लिबोर बंद होके SFOR चालू होने वाला है। क्या है SOFR? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रूट, और ये अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। मैं एक बार आपको फिर से टॉपिक के नाम लिख देता हूँ। हमने आज कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सबसे पहला हमने टॉपिक शुरू किया था नॉर्मल यील्ड कर्व। सेकंड जो टॉपिक था वो था इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक था वो था जी शेप। थर्ड जो टॉपिक था वो जी शेप था। ठीक है। फिर जी शेप के बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन ट्विस्ट। फिर हमने पढ़ा था LTRO। फिर हमने पढ़ा था TLTRO। फिर हमने पढ़ा था S, जो कि स्पेशल होता है, SL, माफ करना, SLTRO। फिर हमने पढ़ा था अभी जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, ये सारे टॉपिक खत्म हो जाने के बाद में अभी जो लास्ट में हमने एक तो ऑन टेप वाला था, ऑन टेप। ठीक है दोस्तों। फिर हमने जो भी जो लास्ट में जो टॉपिक करे थे वो कौन कौन से टॉपिक थे? वो था एक तो लिबोर, लिबोर सिर्फ लिबोर ही कंप्लीट किया हमने लिबोर को। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इन सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लेना आप, एक ही पेज या 1 या 2 पेज में। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।